Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2371-4444, 2371-7106, and 2371-7117. These are all Delhi numbers, so you will have to prefix the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Wholesale price-based inflation eases for the second month in a row to 11.16% in July. Domestic stocks hit fresh record highs. Sensex closes above 55,500 mark. Nifty settles at 16,550 level. And Brent crude price declined to trade below $70 per barrel. थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने कमी आई। जुलाई में थोक महंगाई दर 11.16% रही। घरेलू शेयर बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स 55,500 से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,550 के स्तर के पार और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $70 प्रति बैरल के आसपास। और मुद्रास्फीति से जुड़े आज आंकड़े जारी किए गए हैं। ये खबर हमारी सबसे पहली इसी पर है। थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने कमी दर्ज की गई है। जुलाई में थोक महंगाई दर 11.16% रही। सरकार द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से थोक महंगाई दर में ये कमी आई है। विनिर्मित वस्तुओं और कच्चे तेल की कीमतों में हालांकि बढ़ोतरी दर्ज हुई। However, the wholesale price-based inflation, WPI, remained in double digit for the third consecutive month in July, mainly due to a low base of last year. WPI inflation was minus 0.25% in July 2020. Inflation in food articles eased for the third straight month and was at 0% in July, down from 3.09% in June, even as onion prices spiked. Inflation in onions was high at 72.01%. And we already have been joined by our first listener today. That's Mr. Hasmukh from Mumbai. Mr. Hasmukh, welcome to the program. Please ask your question. Good evening and Namaste Market Mantra team. जी, अपना सवाल पूछे। हरदीप जी, मेरा प्रश्न ये है, ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, इसकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आ सकती है क्या? थैंक यू। ये एक एशिया में एक बड़ा डेवलपमेंट तो है, नो डाउट। सरकार घिरी है और अभी वहाँ लगभग केओस की स्थिति है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़े लोग हैं या नहीं है। ज्यादातर देश अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से मदद ही करते रहे, हम लोगों ने भी मदद दी है। काफी सारा इंडिया का एक इंटरेस्ट था वहाँ जी, लेकिन इकोनॉमी पे कोई उस तरीके का। हरवीर जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी थोड़ा। हसमुख जी, अपना रेडियो की आवाज थोड़ी कम करिए प्लीज। जी जी, प्लीज अपना जवाब दीजिए।
प्रवीण जी, अपना रेडियो की आवाज कम करिए। जी जी, हरवीर जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं, जी देखिए, मैं जैसे कह रहा था अभी जो इसका सवाल था अश्विन जी का, कि जो अफगानिस्तान है डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है कि एक देश में एक गवर्नमेंट गिरी है और वहां पर एक जो अभी कोई सिस्टम कायम नहीं हुआ है, कैओस की स्थिति है। तो सामरिक दृष्टि से ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए भी और बाकी देशों के लिए भी, दुनिया के। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक फैक्टर पे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को ज्यादातर कंट्रीज इकोनॉमिकली हेल्प करते थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उस पर कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कंट्रीज का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, क्योंकि जो तालिबान का जो नेचर है वो ट्रबल कर सकता है बाकी कंट्रीज जो बॉर्डर के आसपास के देश हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जी, और अब मुंबई से ही हमारे अगले कॉलर हैं पंकज। पंकज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। गुड इवनिंग सर। जी, सवाल पूछिए। I just want to know this, we are talking about disinvestment of government oil sector companies and banks and all that. How is the share price decided after disinvestment? Like, what is that? Your present value is 500, so then what will be the value for present investors after disinvestment is done? जी, हरवीर सिंह जी। जी विशाल, थोड़ा इनका आवाज बहुत स्लो थी, एक थोड़ा रिपीट कर दें एक बार क्वेश्चन। जी, ये जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे शेयर प्राइसेस पे, उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से? देखिए, तो जी हमें ये देखना है कि किन कंपनीज का जो डाइवेस्टमेंट हो रहा है। अब जैसे एलआईसी की बात हो रही है, तो उसमें कोई ऐसा, अभी तो पहली बार वो कंपनी पब्लिक जाएगी, तो जो दूसरी कंपनियों में अगर स्टेक सेल होगा तो थोड़ा ये रहता है कि जब नया उनका सेल आएगा स्टॉक का, उसके प्राइसेस क्या रहते हैं और मार्केट में अभी प्राइसेस क्या है। अगर प्राइसेस लोगों को लगता है कि कम है और आगे बेहतर दाम मिलेगा, तो नेचुरली जो एग्जिस्टिंग इक्विटी प्राइसेस हैं उसमें अपवर्डली मूवमेंट हो सकता है। जी, और अब रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण। प्रवीण, कार्यक्रम में स्वागत है, सवाल पूछें। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि मैं ना अभी 25 एज हुआ है मेरा जी, तो जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता था तो इतना नॉलेज है नहीं मेरे को इस बारे में, तो कैसे क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस बताएं। हरवीर जी। जी हाँ, ये जानना चाहते हैं कि ये 25 साल के हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो कुछ टिप्स ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या इनको क्या क्या चीजों क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे ख्याल से एक तो इनको ये देखना है कि उनका जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो कितना है, क्या है। और अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पर उनको डायरेक्ट इक्विटी में खुद इन्वेस्ट करने की बजाय उनको मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड रूट लेना चाहिए, जिसमें इक्विटी भी होगा, बॉन्ड्स भी होंगे, डेट भी है और दूसरे फंड्स भी हैं। तो इसलिए उनको एक अच्छा गाइडेंस भी वहां पर मिलेगा और जो उनका फंड है, जो सरप्लस वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्रेंड जो एक्सपर्ट होगा वो तय कर पाएंगे कि पैसे का हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी इनको वही रूट लेना चाहिए। जी, और अब देवगढ़ से रजत कांता अपने सवाल के साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी रजत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे ये जानना था कि जो इन्फ्लेशन है और स्टॉक मार्केट, इनका आपस में क्या संबंध है? स्टॉक मार्केट और किस? जी, आप अपना सवाल को एक बार दोहरा देंगे? इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति है ना। अच्छा, इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, उसका और जो स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है? जी, देखिए, इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ के ऊपर आता है। अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो, और क्योंकि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पे भी असर आता है। और जो इंटरेस्ट रेट अगर क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, मनी सप्लाई और इसका बैलेंस होता है, तो एक कोरिलेशन तो है। अगर ज्यादा महंगाई होती है तो उसका फिर डिमांड पे इम्पैक्ट भी आता है और जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की वो प्रभावित होती है। इसलिए जब एक इंडिकेशन उस तरीके का दोनों के बीच में कोरिलेशन है, उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन हाँ, ये भी मैं आपको बताऊं कि मार्केट बहुत सारे
जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उनको डिफाई भी करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है उनके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन हमेशा बना। जी, एंड नाउ द नेक्स्ट कॉलर वी हैव इज फ्रॉम बलरामपुर, रिंकी, वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी, वेलकम के लिए तो मैम पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछें प्लीज। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं निवेश करना चाहती हूँ किसी भी एरिया में या कोई भी करना, तो क्या अगर उसके पास 1-2 लाख रुपए तभी निवेश कर सकता है या फिर उसके पास अगर कम इनकम तभी कर सकता है? फिर कैसे वो कर सकता है? थोड़ा इससे सर कुछ प्रिपरेशन देंगे? धन्यवाद जी। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास लाख या 2 लाख रुपये होना जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कम इनकम पे भी हो सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट पे कुछ तरह के SIP ऐसे हैं जो 1000-2000 से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट हैं या दूसरे टर्म डिपॉजिट्स हैं, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। जी। और अब दिल्ली से सरोज सवाल पूछना चाहती हैं। हेलो जी सरोज, सवाल पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर, मैं सरोज नटराजन बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि मेरा बेटी है 3 साल जी। मैंने सुकन्या योजना में खाता खुला हुआ है ICICI बैंक में। किस योजना में खाता खुला हुआ है, एक बार दोहराएंगे आप? सुकन्या योजना में खाता खुला हुआ है सर। जी। तो मैंने ICICI बैंक में खुला हुआ है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें जो फैसिलिटी मिलेगी तो ICICI बैंक को सेम फैसिलिटी मिलेगी या कुछ कम मिलेगी? आप जानना चाहते हैं कि सरकारी बैंक के कंपैरिजन में कैसी? जी हरवीर जी। देखिए, सारे बैंक वो सरकारी हो या प्राइवेट बैंक हो, वो सब रिजर्व बैंक के कायदों से रेगुलेट होते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है, और जो नॉर्म्स हैं वो सबके लिए समान रूप से लागू है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी बैंक में जाने से अलग से फैसिलिटी मिलेगी। कई बार तो लोग प्राइवेट बैंक में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके लिए जो सुविधाएं कई वो लोग एक्स्ट्रा भी देते हैं। इसीलिए जहाँ तक सेफ्टी का भी सवाल है, आपका जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ है, वो सब भी एक नियम कायदे के तहत जो है वो रेगुलेट होते हैं। और अभी तो डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस भी बढ़ाया है, सरकार ने कानून में बदलाव किया है। ये 5 लाख तक के डिपॉजिट सेव करने का उसमें प्रावधान दिया है, वो सभी के ऊपर लागू। जी, and now we have our regular listener from Kolkata, Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to the program. Please ask your question. I'm calling from Kolkata, Atanu Saha speaking. Sir, my question is, what is economic development and how import of a developing country boost its growth through short, medium and long-term demand? जी हरवीर जी। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इम्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स कैसे उनकी ग्रोथ, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट्स, हाउ डू एक्सपोर्ट्स बूस्ट ग्रोथ? यस, एक्चुअली देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यूं नहीं, हमारा जो नेशनल इनकम का नंबर जो कैलकुलेट होता है उसमें किस तरीके का पहले जो हमारा जो बेस या लिया हुआ है उसके मुकाबले किस तरह से हम लोग का साइज ऑफ इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है। तो दैट शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, हमारा ग्रोथ क्या है, और प्लस जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट। और कैपिटल इनकम कैसे बढ़ रही है, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमी का एक अच्छा बूस्ट देना है तो उनका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट के मुकाबले। इंपोर्ट तो रोज इम्पोर्टेंट है, जैसे कई बार हमारा जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होता है क्योंकि नई कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए वो जरूरी होता है। दैट इज गुड इंडिकेशन कि आपका यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरे ये है कि जो कुछ असेंशियल इम्पोर्ट्स भी है जो आपके देश में नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। बट किसी भी देश के लिए कोशिश ये होती है कि उसका एक्सपोर्ट कैसा है। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें इट मीन्स वी आर अर्निंग मोर और इट इज बेनिफिशियल टू आवर इकोनॉमी, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। हमारे सामने कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट के जरिए बहुत सारा अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ किया। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन दिस पास्ट, किस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी ने ग्रो किया। जी, और अब अगले कॉलर का सवाल लेने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to the program Market Mantra, where today we are taking calls from you, our listeners, and our next listener is online, Jitendra from Jaipur. Welcome to the program, Mr. Jitendra. Please ask your question. हाँ, थैंक यू। हमें ये पूछना था कि जो अभी 3-4 दिन पहले मिड कैप का कोई न्यूज आया था, तो उसके हिसाब से हम लोग को नया मार्केट में परचेज करना चाहिए कि नहीं, और दूसरा है कि हम कैसे पहचाने कि ये मिड कैप है और ये लार्ज कैप है, ये उसका क्या मापदंड है? देखिए, जो मिड कैप में है वो तो इंडेक्स है और उसमें कंपनी चिन्हित होती है। उससे आप देख सकते हैं कौन सी कंपनियां मिड कैप के अंडर उसमें आ रही हैं, उसी से उसका इंडिकेशन आता है कि जो थोड़ी छोटी जो कंपनियां होती हैं, तो बड़ी कंपनी के स्टॉक्स हैं या जो जिनका मार्केट कैप बढ़ा है, उसके हिसाब से ये मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है। तो मिड कैप में देखिए, अभी ये माना गया था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो परफॉर्मेंस है दैट इज नियर इट्स ओके, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर उस तरीके का बूस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि मिड कैप में जिस तरह की कंपनीज हैं उसमें आप कहाँ इन्वेस्टेड हैं, और उन कंपनियों का जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप ट्रैक करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर एक अनुमान लगेगा कि आप वहां पर सेफ हैं या आगे के लिए बेहतर स्थिति है या नहीं। SPS जैन ग्रेटर नोएडा से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम। नमस्कार जी, हरवीर सिंह जी नमस्कार। आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सवाल बरसात के बारे में पूछा हूँ कि अभी तक तो रेनफॉल करीब करीब अधिक एक्सेस में हो रहा है, इसका स्प्रेड कैसा है, और अभी आपके अनुमान से इसके ऊपर रबी की फसल पर क्या फर्क पड़ेगा? और इसी से संबंधित है, अभी हमारा इरिगेटेड लैंड का परसेंटेज 50 से नीचे काफी है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 74 से ऊपर है। तो अभी हम लोगों का ये उसको अचीव करने में और कितने सेंचुरीज लगेंगी? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है मॉनसून को लेकर के। इस बार मॉनसून की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा, मेरा मानना है कि अभी हम बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं कह सकते। कुछ हिस्सों में काफी हैवी रेनफॉल हुआ है, खासतौर पे महाराष्ट्र और साउथ के जो स्टेट्स है वहां पर, और कई जगह नुकसान भी हुआ उसमें, ये फैक्टर है। लेकिन अगर आप देखें मॉनसून समय पर लगभग आ गया था। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा, सेंट्रल, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वहां पर काफी लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुई और मानसून में एक ब्रेक आ गया था, उसकी जो प्रोग्रेस था, और ये लंबा ब्रेक रहा कि ये जुलाई के लगभग 3rd वीक तक चला और उसके बाद ही बारिश हुई है। अभी तक अगस्त में रेनफॉल अगर आप देखेंगे वो डेफिशिएंट रेनफॉल है। अभी भी काफी बड़े हिस्से में ब्रेक चल रहा है, लेकिन जहां तक क्रॉप का सवाल है कि काफी हद तक जो क्रॉप एरिया है वो मेकअप हो गया। पहले काफी पीछे चल रहा था, लेकिन जो नॉर्मल सोइंग एरिया होता है खरीफ का वो हो गया है, और जो बेहतर कल्टिवेबल एरिया है जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज भी है, तो फार्मर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन आएगा इरिगेशन का। लेकिन मुझे लगता है कि क्रॉप लगभग नॉर्मल रहेगी। और दूसरा ये है कि जो आपने कहा रबी पे क्या असर पड़ेगा, रबी हमारे रिजर्वायर्स में बेहतर स्थिति है पानी की, और अगर अभी जो रिमेनिंग टाइम है, अभी देखिए मानसून का जो रिट्रीट है वो मिड सितंबर के आसपास होता है, तो वी हैव टू वेट के जो अभी बचे हुए ये दिन है वो किस तरीके से हैं। अगर अभी जो अभी बाद का जो हिस्सा है मानसून का उसमें अच्छा रेनफॉल होता है तो सॉइल में मॉइस्चर अच्छा होगा और ये रबी के लिए बेहतर लगेगा। जी, एंड नाउ we have Mr. Saurabh from Delhi online with us. Mr. Saurabh, welcome to the program. Please ask your question. Hi, ma'am. My name is Saurabh. I just wanted to check, what is the meaning of a non-differential tariff in terms of the WTO? Incidentally, I'm trying to
get an answer. I'm unable to get it online. हरवीर जी, he wants to know the non-differential tariff के बारे में जानना चाहते हैं. And that is under WTO. जी. देखिए, डिफरेंशियल टैरिफ क्या होगा? जो टैरिफ पहले से तय है, अगर उसमें आप उस तरीके का कोई एक्स्ट्रा इम्पोज करते हैं, एक तो आपका ये बाउंड रेट्स होता है. बाउंड रेट्स ये है कि जो WTO के नॉर्म्स हैं उसके अंदर हर कंट्रीज को जब आपने उसमें शामिल किया डिफरेंट कमोडिटीज के लिए एक अपर लिमिट आपके पास अलाउ है कि वो आप लगा सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं अगर आप डिस्करेज करना चाहते हैं इम्पोर्ट अपने कंट्री में, और यू कैन यूज दैट बेनिफिट. तो उसके अलावा अगर आपको कहीं रूट बनता है डिफरेंशियल टैरिफ का, तो देन यू कैन यूज दैट ऑल्सो. तो बट ये इस तरह की चीजों में WTO में डिस्प्यूट पैदा होता है ट्रेड. जी, और अब आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं शेयर बाजारों पर. प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर संकेतों के बावजूद प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज हुई. सेंसेक्स 55,500 के निशान को पार कर गया, जबकि निफ्टी 16,550 के स्तर से ऊपर पहुंच गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 145 अंक के उछाल से 0.26% बढ़कर 55,583 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 34 अंक की वृद्धि से 0.21% ऊपर 16,563 पर पहुंच गया. And the Sensex and the Nifty today hit fresh record highs. Both stocks logged modest gains even as the cues from global equity markets were negative. The Sensex climbed above the 55,500 mark while the Nifty surged above 16,550 level. The BSE Sensex gained 145 points, 0.26% to close at 55,583. The NSE Nifty also rose 34 points or 0.21% to settle at 16,563. In the Sensex pack, shares of 15 companies gained while 15 fell. Tata Steel was a top gainer as it surged 4%. On the other hand, Maruti declined 2.4% and Power Grid fell 2.1%. And we have our next caller online with us from Ghaziabad, Ashu. Mr. Ashu, welcome to the program. Please ask your question. Very good evening. My question is, sometime back there was a talk about privatization of banks, and there were some banks also mentioned. They were in news, Canara Bank, IDBI Bank, etc. I just want to know, is that plan started off by the government or it is still being discussed and those banks can be still privatized in the near future? And the second question is, in the news there was something about semiconductor shortage, silicon chips shortage. So I just wanted to know that what is the current thing, latest on it, and how what will be the tenure and the periodicity of the impact on the Indian market? Till how long we can expect that this shortage would be impacting our Indian market, Indian stock market? Thank you so much. Harveer ji? Yes. He was talking about this privatization plan for the public sector banks by the government. So definitely government wants to exit from this IDBI bank, and it is on the agenda. About the other bank, government has intention to dilute the equity. And in some case, some banks may be fully privatized also. It is definitely on the agenda, but we have to see how government proceed on this front in the coming days. We have to leave it to that. On the other hand, he is talking about the shortage of semiconductor, particularly this chips and all this thing. Definitely due to the COVID situation and some disturbance in the supply chain, basically. So we use the word value chain. It affected availability of chips and semiconductor products worldwide, and companies are facing the problem like auto industry. And nowadays, the use of the chip is increasing very fast. Electronics are being used in all kind of products, whether it is household products, FMCG products, auto, or lighting, everywhere almost now. So it is delaying basically the supply, and
we cannot say immediately that how long it will take to get resolved. If there are only some companies globally who supplies these products to the entire market. जी, अब नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजारों के आज के प्रदर्शन पर। चीन में आर्थिक आंकड़ों में तेज गिरावट और कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण बढ़ने के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। जापान का निकेई 1.6% फिसल गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% के नुकसान में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग सपाट बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान गिरावट में रहे। लंदन का FTSE 100 1.2%, फ्रांस का CAC 40 1.1% और जर्मनी का डेक्स 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on, oil prices today fell around 2%, dropping for a third session. The crude prices declined after official data showed that refining throughput and economic activity slowed in China, in an indication that fresh COVID-19 outbreaks are crimping Chinese economy. In intraday trade, Brent crude was trading around $69.30 per barrel. WTI crude prices were at $67 per barrel. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें गिरने से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के मूल्य में 30 रुपए की कमी आई। अक्टूबर माह के अनुबंध के लिए 10 ग्राम सोने का मूल्य 46,910 रुपए पर चल रहा था। चांदी भी 500 रुपए टूट गई। सितंबर माह के सौदों के लिए चांदी 62,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। और हमारे साथ अब चेन्नई से हमारे एक कॉलर हैं राजगोपाल जी फोन लाइन पर। हेलो हेलो राजगोपाल जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। And please keep your question short. Hello. Good Yes. evening, Market Mantra team, sir. जी, गुड इवनिंग। Presently investing in which sector is good and advisable, sir? Chemical, realty, or any other? Which sector is advisable and good, sir? Please. जी, I think financial and IT sector is doing well, and the sectors who have markets in rural and agriculture economy, they are also in the good position, and the future is bright for these companies. Reality is still in a very tight situation. One cannot say in near term that it is advisable to enter into जी। हरवीर जी, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर फिर से। Wholesale price-based inflation eases for the second month in a row to 11.16% in July. Domestic stocks hit fresh record highs. Sensex closes above 55,500 mark. Nifty settles at 16,550 level. And Brent crude price declined to trade below $70 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.